कॉकरोच ऑन टीएमसी गॉन। जी हां, पिछले एक महीने के भीतर भारत की एक जमी जमाई बेहद मजबूत मानी जाने वाली पार्टी तृणमूल कांग्रेस समापन की तरफ दिख रही है। दूसरी तरफ कॉकरोच जनता पार्टी अब जमीन पर पांव पसारती हुई दिख रही है और इन दोनों के केंद्र में है भारत का सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस सूर्यकांत। कल जब खबर आई कि तृणमूल कांग्रेस, जिसके बारे में अब तक चर्चा हो रही थी कि वो चौथी बार लगातार सत्ता में आ सकती है, उसके अस्तित्व पर खतरा आ गया है। जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में कहा भी था कि भाजपा केवल विपक्ष को हराती नहीं है बल्कि निपटाती भी है, यानी उसे ऐसा विपक्ष चाहिए ही नहीं जो लड़ सके, जो बोल सके। किसी ने मुझसे पूछा कि टीएमसी जिस तरीके से तोड़ी जा रही है, क्या दीदी सुप्रीम कोर्ट जाएंगी और क्या चीफ जस्टिस इसमें कुछ कर सकते हैं? तो मुझे लगा कि कौन क्या कर सकता है, इसका जवाब कुछ सवालों में है। तो आइए आज उन्हीं सवालों को देखते हैं, टटोलते हैं, समझेंगे कि आखिर क्यों अमृतकाल में सभी राजनीतिक दल, चाहे वो बीजेपी के साथ हो या बीजेपी के खिलाफ, इन सब के सांसद विधायक गुजराती जोड़ी के पाले में ढह जाते हैं। ये सारे राजनीतिक दल, खासकर विपक्षी पार्टियां, ऐसी कौन सी गलती कर रही हैं जो इनके सांसद विधायक सब लाइन लगा के भाजपा में चले जाते हैं? और ये भी समझेंगे कि कैसे ममता बनर्जी ने कहीं न कहीं खुद ही न सिर्फ अपनी सरकार बल्कि अपनी पार्टी को भी भाजपा की गोद में डाल दिया है। बात कॉकरोच पार्टी की भी करेंगे। तमाम कांग्रेसी कॉकरोच पार्टी वालों को अलग अलग तरीके से घेर रहे हैं, कुछ गरिया भी रहे हैं। कोई बीजेपी आरएसएस का एजेंट कह रहा है तो कोई विदेशी एजेंसियों का एजेंट बता रहा है, ज्यादातर लोग भाजपा की बी टीम बता रहे हैं। तो आखिर मसला क्या है? सोशल मीडिया, खासकर एक्स पर कायदे से ध्यान दौड़ाया जाए तो दिखता है कि जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने अपना गोदी मीडिया तैयार किया है, उसी तरह से कांग्रेस के लिए भी कुछ लोग गोदी बने हुए बैठे हैं। जो लोग सुधारात्मक बात सुनने को बिल्कुल तैयार नहीं होते, सीधे ट्रोलिंग पर उतर जाते हैं और गोदी हरकतें करने लगते हैं। तो चलिए आज टीएमसी से लेकर कॉकरोच पार्टी और चीफ जस्टिस सूर्यकांत तक सबकी बात बतिया लेते हैं। बहुत सारी ऐसी बातें होंगी जो शायद ही कहीं और सुनने के लिए मिले, इसलिए आखिर तक देखिएगा। जितना आगे बढ़ते जाएंगे दिमाग की बत्ती जोर जोर से जलती जाएगी। पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी बजा दीजिए टन से। हर वीडियो को लाइक और शेयर करना आपकी जिम्मेदारी है। इसके अलावा आप जानते हैं कि हम किसी धन्ना सेठ या राजनीतिक दल के दम पर चलते नहीं, तभी खुलकर उन मुद्दों पर बात हो पाती है जिन्हें छिपाने के लिए गोदी मीडिया को पैदा किया गया है। हमारा काम पसंद आता हो तो इसके QR कोड या फिर मोबाइल नंबर का प्रयोग करते हुए जो भी हो सके आर्थिक सहयोग भेजने का प्रयास जरूर करें। बहुत बहुत धन्यवाद। एक एक शब्द को ध्यान से सुनते जाइए और याद करिए, पिछले कितने साल से मैं एक बात बार बार दोहरा रहा हूं कि जिस चुनाव आयोग पर भरोसा नहीं है, जो चुनाव आयोग खुलेआम धांधली करवाता है, जो चुनाव आयोग खुलेआम लाखों लोगों के वोट काट देता है, जो पूरी तरह से बीजेपी का एजेंट बनता हुआ दिख रहा है, देश का बच्चा बच्चा ये समझने लगा है कि चुनाव निष्पक्ष नहीं हो रहे हैं, दुनिया हमें चुनावी तानाशाही वाला देश कह रही है। यदि आप उसी के भरोसे चुनाव लड़ने जाएंगे तो फिर हार के बाद आपको रोने, चिल्लाने, बिलखने का कोई नैतिक अधिकार नहीं रह जाता। जब आपके सामने पूरी तस्वीर साफ हो कि तमाम संवैधानिक संस्थाएं एक विचारधारा और एक राजनीतिक दल के लिए काम कर रही हैं, एक नहीं अनेक उदाहरण स्पष्ट रूप से दिख रहे हों, तब भी यदि आप आंख पे पट्टी बांध के खरगोश बनने की कोशिश करें और सोचें कि खतरा टल जाएगा, तो इससे ज्यादा मूर्खता की बात कुछ हो नहीं सकती। यही काम पिछले कुछ वर्षों में देश की तमाम विपक्षी पार्टियों ने किया है और टीएमसी की ममता बनर्जी ने भी किया है। जब चुन चुनकर एक वर्ग विशेष के लोगों का वोट काटा जा रहा था, जब चुन चुनकर लाखों वोट जोड़े गए, जब अलग अलग राज्यों से कथित रूप से ट्रेनों में भर भर के ठूस ठूस के भाजपाई वोटर भेजे गए, जब लाखों लोगों को बिना सुने वोटिंग राइट छीन लिया गया, चुनाव करवा दिया गया, तब ममता दीदी आखिर किसके भरोसे चुनाव लड़ने गई थी? जब गृह मंत्री अमित शाह ऐलान कर रहे थे कि चुनाव के बाद भी लंबे वक्त तक अर्धसैनिक बल बंगाल में रहेंगे, तब भी क्या आपको समझ में नहीं आया कि षड्यंत्र क्या चल रहा है? और माफ करिए, यदि इतना सब कुछ देखने के बाद भी आपको इस चुनाव आयोग पर भरोसा था और आप उसके भरोसे चुनाव लड़ने चली गई, हारने के बाद इस्तीफा देने से मना कर दिया, तो ये सारी चीज पचेबल नहीं लगती। जब हम जैसे लोग बहुत दूर बैठकर परिस्थितियों को देखकर अंदाजा लगा सकते हैं, षड्यंत्र को भांप सकते हैं कि क्या होने वाला है, पूरी व्यवस्था का टारगेट क्या है, तो फिर इतने अनुभवी नेता धोखा कैसे खा सकते हैं? आप कहेंगे कि इसका इलाज क्या है? तो इलाज वही है जो मैंने पहले भी कहा था कि ऐसे चुनाव का बायकॉट करिए। तब कुछ लोगों ने कहा कि भाजपा वाले फर्जी पार्टी बना लेंगे, फर्जी कैंडिडेट खड़ा कर देंगे, अपना विपक्ष खड़ा कर देंगे। तो उन लोगों को शायद अब जवाब मिल गया होगा। देख लीजिए पश्चिम बंगाल में क्या हुआ। पहले तो तरह तरह से तृणमूल कांग्रेस को हरा दिया गया, वोटर लिस्ट से लेकर चुनाव में गड़बड़ी, काउंटिंग में गड़बड़ी, रिजल्ट में गड़बड़ी, हर जगह धांधली के आरोप लगे। पहले टीएमसी को हराया, सत्ता पक्ष से उठाकर विपक्ष में भेजा और अब विपक्ष का भी दर्जा गायब हो रहा है। जिस विधायक को ममता बनर्जी ने अपनी पार्टी से निष्कासित कर दिया था, उसी विधायक ने अमृत प्रभाव में आकर टीएमसी के 58 विधायकों को लेकर अलग गुट बना लिया। यानी सत्ता भी गई, विपक्ष का ओहदा भी गया और पार्टी भी जाती हुई नजर आ रही है। अब आप कल्पना करिए कि यदि चुनाव आयोग की हरकतों को देखकर शुरुआत
शुरुआत में ही ममता बनर्जी ने, टीएमसी ने ऐसे घोटालेबाज चुनाव को लड़ने से मना कर दिया होता तो क्या टीएमसी की हालत इतनी बुरी होती? यदि उन्होंने कह दिया होता कि जब तक वोटर लिस्ट की पूरी जांच नहीं हो जाती, हम संतुष्ट नहीं हो जाते, हमारी जनता संतुष्ट नहीं हो जाती, हर व्यक्ति का वोटिंग राइट दे नहीं दिया जाता जांच करके, तब तक हम चुनाव नहीं लड़ेंगे, तो क्या इसी तरह टीएमसी बर्बादी की कगार पर खड़ी होती? जवाब है कि शायद नहीं। देश और देश की जनता भी तो देखती। इसी बंगाल में टीएमसी को 40% से ज्यादा वोट मिले, यानी इनके पास जन समर्थन भी बम्पर तरीके से। क्या ये लोग नहीं देख रहे थे कि कैसी धांधली हो रही है और कैसे कैसे चुनाव को प्रभावित किया जा रहा है? यदि भाजपा अकेले चुनाव लड़के सरकार बना भी लेती, बनाना भी चाहती और नकली विपक्ष खड़ा भी कर देती, तब भी कम से कम देश और दुनिया को यह संदेश तो जाता कि एक राज्य की इतनी मजबूत पार्टी ने भ्रष्ट चुनाव आयोग के खिलाफ मोर्चा खोला और चुनाव लड़ने से मना कर दिया। मगर आज टीएमसी जहां खड़ी है वहां संकट ज्यादा बड़ा हो गया है। समझने वाली बात यह है कि जिस तरीके से गोदी मीडिया और उनके नफरती लपड़झंडिसों के साथ चर्चा करके विपक्ष के तमाम नेता गोदी मीडिया को मान्यता देते हैं, क्या उसी तरह से तमाम विपक्षी पार्टियां इस भ्रष्ट चुनाव आयोग को, भाजपा के एजेंट बन चुके कथित रूप से चुनाव आयोग को, क्या ये सारी विपक्षी पार्टियां मान्यता नहीं दे रही हैं कि हमको तुम पर भरोसा है? जहां तक सवाल है कि क्या सुप्रीम कोर्ट और चीफ जस्टिस सूर्यकांत टीएमसी के मामले में कुछ हस्तक्षेप कर सकते हैं, तो इस सवाल का जवाब सवालों में ही छिपा है। और वो सवाल यह है कि जब खुले तौर पर एसआईआर के नाम पर कथित धांधली हो रही थी, जब लाखों लोगों का वोटिंग राइट छीन लिया गया, और सिर्फ चुनाव आयोग ने नहीं छीना बल्कि सुप्रीम कोर्ट और वहां बैठे चीफ जस्टिस सूर्यकांत ने छीनवाया, और इन सब का बहुत गहरा असर पश्चिम बंगाल के चुनाव परिणाम पर हुआ है। हमने पिछले दिनों लगातार दिखाया कि कितने वोट किस सीट पर काटे गए और वहां कितने से हार जीत हुई। बार बार बरगलाने वाली बातें करके, ध्यान भटकाने वाली बातें करके, इधर उधर का चूरन देकर हलवा पूड़ी वाले जजों ने भारतीय लोकतंत्र को कमजोर किया। सत्ताधारी दल यानी भारतीय जनता पार्टी को लगातार लाभ मिलता रहा और उसी का परिणाम 4 मई को आया। 4 मई को पश्चिम बंगाल में भाजपा की सरकार आते ही चीफ जस्टिस सूर्यकांत की कलम जजों की नियुक्ति से लेकर जजों की संख्या बढ़ाने में कैसे दौड़ पड़ी, ये भी हम सबने देख लिया। इससे पहले याद करिए, महाराष्ट्र में 2 पार्टियां तोड़ दी गई। उन पार्टियों का नाम, निशान, सिंबल सब कुछ छीन लिया गया, विपक्ष का पद छीन लिया गया, सब कुछ चला गया और बगल में एक कठपुतली पार्टी खड़ी कर दी गई। वही काम पश्चिम बंगाल में भी हो रहा है। भाजपा ने पहले टीएमसी को सत्ता से हटाया और अब पार्टी को ही निपटाया। वहां बीजेपी का अपना विपक्ष तैयार कर लिया गया है, यानी पक्ष भी अपना, विपक्ष भी अपना। मगर समझने वाली बात यह है कि जिस तरीके से चर्चा शुरू हुई कि इन सारी चीजों के खिलाफ ममता बनर्जी अपने 80 विधायकों और ढेर सारे सांसदों के साथ लोगों के बीच उतर के मैदान में लड़ेंगी, मगर वहां भी कहानी बदल गई। जब ममता दीदी को सड़क पर उतरना था तो उनके पास 80 विधायकों में से केवल 8 पहुंचे। 41-42 सांसदों में से केवल 6 ही मंगलवार को पूर्व मुख्यमंत्री के साथ विरोध प्रदर्शन में शामिल हुए। अब आप कल्पना करिए कि 80 में से 8 विधायक आ रहे हैं, 41 में से केवल 6 सांसद आ रहे हैं, यानी दीदी के अपने वफादार लोगों की संख्या बहुत तेजी से घट गई। वो भी इतनी तेजी से घटी जिसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती। अब समझने वाली बात यह है कि जब पार्टी ही इस लेवल पर कमजोर हो जाएगी तो जमीन पर लड़ना भी बहुत कठिन हो जाएगा। हालांकि आगे की लड़ाई ममता बनर्जी की अपनी क्षमताओं पर निर्भर करेगी। वो लड़कर ही यहां तक पहुंची हैं, क्षमताओं में कमी नहीं है। और वर्तमान भारत में इकलौती जमीनी लड़ाकू महिला नेता है जो किसी अन्य के नाम और किसी अन्य के दम पर नहीं आई है, जो कि किसी के रबर स्टैंप भी नहीं है। मगर सवाल यह है कि जब आपका सब कुछ चला गया है, तब फिर लड़ाई को मजबूत करने के लिए सब कुछ नए ढंग से करने की जरूरत होगी। तो हमारा सवाल यह था कि इन सब में सुप्रीम कोर्ट क्या रोल अदा कर सकता है? तो समझिए कि सुप्रीम कोर्ट का रोल या फिर चीफ जस्टिस का रोल वही हो सकता है जो रोल इन लोगों ने महाराष्ट्र में निभाया। पूर्व चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ का 2 साल का कार्यकाल निपट गया, लेकिन वो शिवसेना के तोड़े जाने वाले मामले को नहीं निपटा पाए। सुनवाई के दौरान बड़ी बड़ी बातें, लंबी लंबी डींगे हाँकते रहे, मगर फाइनली वही किया जिसका सीधे सीधे लाभ कथित रूप से भारतीय जनता पार्टी को हुआ। बाकी पश्चिम बंगाल के मामले में, टीएमसी के मामले में हुजूर क्या कर सकते हैं, इसका उदाहरण तो उन्होंने पहले ही दे दिया है एसआईआर के मामले में। अब सवाल यह है कि इतनी बड़ी संख्या में विपक्षी पार्टियों के नेता भाजपा के डर या लालच में क्यों फंस जाते हैं, इतनी आसानी से कैसे टूट जाते हैं या बिक जाते हैं? तो इसका मूल कारण समझिए। मूल कारण है विचारधारा विहीन होना। जब तक कोई व्यक्ति आपके साथ विचारधारा के कारण नहीं जुड़ेगा, तब तक उसका कोई ठिकाना नहीं है। आप देखिए कि तमाम विपक्षी पार्टियों में एक से बढ़ के एक चोर, उचक्के, गुंडे, बदमाशों और असामाजिक लोगों को टिकट दिया जा रहा है। उन्हें बड़े बड़े पदों पर बिठाया जा रहा है, पैसे लेकर टिकट बांटे जाते हैं, बेचे जाते हैं। तो जो आदमी पैसे से टिकट खरीदेगा वो हमेशा पैसे के प्रति वफादार होगा, आपके प्रति नहीं, आपकी पार्टी
के प्रति नहीं। किसी ने 5 करोड़ देके टिकट खरीदा, 5 करोड़ लगा के चुनाव लड़ा, तो उस 10 करोड़ के बदले वो चाहेगा ना कि 50 करोड़ निकाल लें। आप कहेंगे कि ये काम बीजेपी में भी तो होता होगा, सबसे ज्यादा असामाजिक लोगों को तो भाजपा ने ही टिकट दिया है और संरक्षण भी देती है। तो आपकी बात बिल्कुल सही है, भाजपा ने ज्यादा बुरे लोगों को शरण दिया है, मगर वो सत्ता में है, वहां चाहे जितने भी बुरे लोग रहेंगे वो कहीं नहीं जाएंगे, डर के नहीं जाएंगे। उनको पता है कि बाहर निकले तो लपेट दिए जाएंगे। परंतु विपक्ष को यह समझना होगा कि पैसे लेकर टिकट देना, विचारधारा विहीन लोगों को बड़े बड़े पदों पर बैठाना उनकी पार्टी का नाश कर रहा है और इस माध्यम से देश के लोकतंत्र का भी नाश हो रहा है। आप यदि इतिहास उठाकर देखेंगे तो लोगों ने विचारधारा की लड़ाई के लिए अपना जीवन, अपना सर्वस्व समाप्त किया है, न्यौछावर किया है। लेकिन पैसा, धन बल और पद के लिए क्या कोई अपना सब कुछ न्यौछावर करता है? बिल्कुल नहीं। जब तक विचारधारा से मजबूत लोगों को तमाम विपक्षी पार्टियां जगह नहीं देंगी, पैसे पर टिकट बांटेंगी, चोर उचक्के गुंडे मवालियों को विधायक सांसद बनाया जाएगा, तब तक यही होता रहेगा। ऐसे लोग कभी डर तो कभी लालच के चक्कर में आपका नाम इस्तेमाल करके विधायक सांसद बनेंगे और फिर कीड़ा मकोड़े की तरह रेंगते रहेंगे। जो ताकतवर होगा उसके चरणों में जाके लौट जाएंगे। सोचिए कि अगर ममता बनर्जी ये चुनाव जीत गई होती, ज्ञानेश कुमार ने जीतने दिया होता, हराया नहीं होता, तब भी क्या ये सारे विधायक साथ छोड़कर जाते? तब भी क्या ये लोग कहते कि अभिषेक बनर्जी को थोपा जा रहा है, वो तानाशाह थे? तब ये सब के सब उसी अभिषेक बनर्जी के तलवे चाट रहे होते, जी हुजूरी कर रहे होते। और ध्यान रहे, ताकत की पूजा वही करता है जिसको या तो डर हो या फिर लालच हो। और विचारधारा से जुड़ने वाला व्यक्ति डर या लालच के फरेब में नहीं आता, वो मरते दम तक आपके साथ खड़ा रहेगा। आज भी देखिए तो ममता बनर्जी के साथ वो तमाम विधायक, सांसद और नेता मौजूद हैं जो बहुत लंबे समय से विचारधारा के कारण उनके साथ जुड़े हुए हैं। यही समस्या टीएमसी, कांग्रेस, वर्तमान विपक्षी पार्टियों में देखी जा रही है। वैसे टीएमसी को लेकर एक और चर्चा खूब हो रही है और वो ये कि जितने भी विधायक दीदी को छोड़कर भाग रहे हैं उन सबको टिकट किसने दिया था? वरिष्ठ पत्रकार प्रशांत टंडन ने लिखा है, प्रशांत किशोर संदिग्ध आदमी है, जिसे अपनी पार्टी की बर्बादी करवानी हो वो प्रशांत किशोर की कंपनी आईपैक को हायर कर ले। पिछले कई साल से लिखता आया हूं कि प्रशांत किशोर अभी भी मोदी के लिए काम करता है। बंगाल में जो विधायक ममता बनर्जी को छोड़कर गए हैं उन्हें टिकट टीएमसी ने आईपैक के कहने पर ही दिया था। यह सारे विधायक वही करेंगे जो भाजपा कहेगी। कल्याण बनर्जी समेत तृणमूल के कई नेता, सांसद ये कह चुके हैं कि इस कंपनी ने नुकसान पहुंचाया है। बंगाल में जो टीएमसी का हुआ वही डीएमके का हुआ। तमिलनाडु में कांग्रेस ने प्रशांत किशोर को घुसने नहीं दिया तो बहुत बड़ी समझदारी दिखाई। गोदी मीडिया के जरिए खूब अभियान चलाया गया कि किसी भी तरह से कांग्रेस आईपैक कंपनी को हायर कर ले, लेकिन कांग्रेस बच गई। समाजवादी पार्टी भी फंस गई थी, लेकिन उसे समझ में आ गया और वो निकल लिए। वैसे ये भी अपने आप में एक बड़ी समस्या है। तमाम पार्टियों के लोकल लेवल के नेता और कार्यकर्ता किनारे लगा दिए गए हैं और बड़ी बड़ी कंपनियां जो केवल डेटा और आंकड़ों के हिसाब से खेलती हैं, उनके भरोसे तमाम विपक्षी दल चुनाव लड़ने उतर जाते हैं। ये खुद से जाते हैं या फिर इन्हें चक्रव्यूह में फंसा लिया जाता है, ये अपने आप में अलग विषय है, मगर मूल बात है विचारधारा। आप तमाम पार्टियों में देखिए, जो लोग दशकों से विचारधारा के कारण जुड़े हैं, कुछ भी कर गुजरने को तैयार हैं, लेकिन उनके पास पैसा नहीं है कि वो टिकट खरीद सकें, चुनाव लड़ सकें। बेचारे जिंदगी खपा देते हैं नारा लगाते हुए, दरी बिछाते हुए। तो कुल मिलाकर अब तक का पूरा सीन देखने के बाद एक बात साफ है कि टीएमसी के साथ आज जो कुछ भी हो रहा है और जो हुआ है, इन सब के लिए जमीन भी खुद टीएमसी और ममता बनर्जी ने ही तैयार किया। परिवारवाद भी एक बड़ा मुद्दा है, हालांकि उसके भी कई पहलू हैं। जो परिवारवाद विपक्ष को नुकसान पहुंचाता है वो सत्ता पक्ष को नुकसान क्यों नहीं पहुंचाता है? मगर कुल मिलाकर बात वही है कि जिस तरीके से दशकों तक सत्ता में रहने के बावजूद कांग्रेस ने नफरत की विचारधारा को रोकने के लिए कुछ नहीं किया, बल्कि उसे सींचते रहे। जब डॉक्टर साहब प्रधानमंत्री थे तब भी 10 साल का वक्त था। इन्होंने नफरती संगठनों को पनपने दिया, मजबूत होने दिया और फिर उन्हीं नफरती संगठनों ने इन्हें बर्बाद कर डाला। वही हाल पश्चिम बंगाल में हुआ। 15 साल तक पूर्ण बहुमत की सरकार होने के बाद भी ममता बनर्जी नफरती संगठनों को रोक नहीं पाई, बल्कि उनके पास, उनके सामने एक स्पष्ट उदाहरण था कि किस तरीके से डॉक्टर मनमोहन सिंह की सरकार इस काम में फेल रही और उसी का परिणाम पूरा देश भुगत रहा है। मगर फिर भी ममता बनर्जी इस चीज को भांप नहीं पाई। उल्टे कभी कभी उन्होंने एक नफरती संगठन, परम नफरती संगठन की तारीफ भी कर दिया और अंत में हुआ ये कि जिस हिंसक जानवर को इन्होंने खुला छोड़ा था चरने के लिए, उसने टीएमसी की फसल को ही चबा डाला। अब आ जाइए कॉकरोच पार्टी पर। हाल ही में इसके मुखिया अभिजीत दीपके ने ऐलान किया कि 6 तारीख को भारत आएंगे गिरफ्तार होने के लिए। इसके बाद उन्होंने अपनी
पार्टी के 3 प्रवक्ता भी नियुक्त कर दिए। सौरभ दास औरन को यह पद दे दिया गया। उनकी पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस भी हो गई और इसी के बाद तमाम तरीके की चर्चा होने लगी, सवाल उठने लगे। कोई कह रहा है कि ये विदेश से पैसा लेकर आ रहे हैं, कोई कह रहा है कि ये CIA का प्लांटेशन है, और तो और कांग्रेस वाले भी कह रहे हैं कि ये बीजेपी RSS की तैनाती है, देश में युवाओं और आम जनता के गुस्से को डाइवर्ट करने के लिए। मगर इन सब के पीछे से जो सवाल निकलते हैं उन पर चर्चा नहीं हो रही है। ध्यान रखिएगा, मैं यहाँ किसी भी रूप में कॉकरोच जनता पार्टी की अपनी जुबान से वैलिडेशन नहीं दे रहा हूँ। इसीलिए आपने महसूस किया होगा कि इतने दिन गुजर गए, मैंने इस पार्टी के बारे में कोई भी स्पेसिफिक वीडियो नहीं बनाया, कोई विस्तृत चर्चा नहीं किया। अभी इनके बारे में बहुत कुछ जानना समझना बाकी है। जिस तरीके से अचानक सोशल मीडिया का हवा खड़ा हुआ, जिस तरीके से चीज़ें चल रही हैं, उन पर बहुत सारे सवाल भी हैं, बहुत सारे जवाब भी हैं। लेकिन सबसे पहले तो बात ये होनी चाहिए कि क्या कांग्रेस के नेताओं और उनका खुला समर्थन करने वाले पत्रकारों को यह नैतिक अधिकार है कि वो कॉकरोच पार्टी नहीं, किसी भी पार्टी या किसी भी विचारधारा के किसी भी सवाल को एक लाइन में खारिज कर दें और कह दें कि ये भाजपा के एजेंट हैं, भाजपा अपना विपक्ष खड़ा कर रही है। जबकि मूल सवाल तो यह है कि कांग्रेस ऐसा होने क्यों दे रही है। सबको पता है कि किस तरीके से साल 2014 से पहले इंडिया अगेंस्ट करप्शन नाम का एक मूवमेंट शुरू किया गया। उसके पीछे कॉर्पोरेट और RSS का लंबा चौड़ा डिजाइन था, भारतीय जनता पार्टी का पूरा समर्थन था। पहले जनता में झूठ और गुस्सा पैदा किया गया, यानी पहले बीमारी बनाई गई, फिर बीमारी दिखाई गई, फिर बीमारी से डराया गया और इसके इलाज के रूप में नरेंद्र मोदी को प्रोजेक्ट किया गया। तो सवाल यह है कि जब बीजेपी RSS इतना कुछ कर सकते हैं विपक्ष में रहते हुए, तो कांग्रेस से ही काम अब क्यों नहीं कर पाती। आपके लोग खाली बैठे हैं ट्विटर पे सबको भाजपा का एजेंट बताने के लिए। पश्चिम बंगाल में भी TMC को इन लोगों ने भाजपा का एजेंट कहा था। इस पर मैंने जोरदार एनालिसिस किया और बताया कि किस तरीके से पश्चिम बंगाल में TMC ने नहीं बल्कि कांग्रेस ने बीजेपी को मजबूत किया, कांग्रेस के नेताओं ने बीजेपी को स्पेस दिया और वही काम अब कॉकरोच जनता पार्टी के मामले में भी होता हुआ दिख रहा है। सवाल है कि इस दुनिया में कोई भी जगह खाली नहीं रहती है, यदि आप जगह खाली छोड़ेंगे तो कोई ना कोई उसको भर देगा। जैसे बचपन में हमें पढ़ाया जाता था कि गिलास हमें खाली दिख रही है लेकिन वो खाली नहीं है, उसमें हवा भरी हुई है। ठीक उसी तरह कांग्रेस मजबूत विपक्ष के रूप में हर जगह मौजूद होनी चाहिए। यदि भाजपा विपक्ष में रहते हुए बड़ा मूवमेंट खड़ा करके सरकार पलट सकती है, सत्ता पक्ष में रहकर भी अपने ही खिलाफ नया विपक्ष खड़ा कर सकती है, तो कांग्रेसी क्या कर रहे हैं, बैठ के झुंझुना बजा रहे हैं। राहुल गांधी से यदि कोई सुधारात्मक सवाल कर दे, सुधारात्मक आलोचना कर दे, तब भी ये कांग्रेसी बिलबिला जाते हैं, सबको भाजपा का एजेंट कहने लगते हैं। जिस तरीके से खुलेआम जुडिशरी में भ्रष्टाचार दिख रहा है, एक खास विचारधारा के जज लगाए जा रहे हैं, चुन चुनकर विचारधारा को सपोर्ट करने वालों को जज बनाया जा रहा है, प्रमोशन दिया जाता है, ईमानदारी से काम करने वालों को सजा दी जाती है। यानी जब इतनी खतरनाक बीज बोए जा रहे हैं तब फिर राहुल गांधी चुप है, इस मामले पर खामोश रहते हैं। और जब वही बीमारी बहुत बड़े स्तर पर फैल जाएगी, उसका इफेक्ट दिखने लगेगा, जब खुद भी प्रताड़ित होंगे तो फिर रोना धोना चालू हो जाएगा। जब मैं पूछता हूं कि खामोश क्यों है जुडिशरी के भ्रष्टाचार पर, तो फिर कांग्रेस के अंदर समर्थक कहने लगते हैं कि उनको जेल भेज दिया जाएगा, उन पर हमला हो जाएगा, तो आप बचाने आएंगे। तो ऐसे लोगों से सवाल है कि देश के सबसे प्रमुख विपक्षी नेता होने के बाद भी यदि आप जेल जाने से डरते हैं, यदि आप हमले से डरते हैं, तो फिर विपक्ष होने की नौटंकी काहे करते हैं। बैठ जाइए घर में। एक तरफ आप नारा देते हैं डरो मत, दूसरी तरफ आपके समर्थक कहते हैं कि जेल भेज दिया जाएगा, बचाने आओगे, इसीलिए चुप हैं। एक तरफ कॉकरोच जनता पार्टी के नेता ऐलान कर रहे हैं कि हमारे यहाँ गिरफ्तारी हो तो हो जाए, कोई फर्क नहीं पड़ता, और दूसरी तरफ आप कुतर्क कर रहे हैं कि जेल भेज दिया जाएगा, हमला हो जाएगा। क्या किसी भी रूप में आपको लगता है कि आज के समय में भारतीय जनता पार्टी और RSS की ये हैसियत है कि वो राहुल गांधी जैसे कद के नेता को जेल भेजेंगे। सवाल है कि यदि बीजेपी RSS इंडिया अगेंस्ट करप्शन जैसे मूवमेंट की शुरुआत करवा सकते हैं, तो कांग्रेस ऐसा कोई मूवमेंट शुरुआत क्यों नहीं करवा सकती। कॉकरोच जनता पार्टी ने तो अब तक नहीं कहा कि वो चुनाव लड़ेंगे, वो सिर्फ जनता को इकट्ठा करना चाहते हैं। वो भी वही मुद्दा उठा रहे हैं जिन मुद्दों को लेकर कांग्रेस लगातार लड़ रही है। पिछले कुछ सप्ताह में जैसी लड़ाई देश भर में कांग्रेस के यूथ कार्यकर्ताओं ने लड़ी है, चाहे वो नीट का मामला हो, CBSE का मामला हो, बेरोजगारी का मामला हो, महंगाई का मामला हो, जिस तरीके से कांग्रेस के नौजवान लड़ रहे हैं और कोई राजनीतिक दल जमीन पर लड़ता हुआ नहीं दिख रहा है। तो जब दोनों का मुद्दा एक ही है, यानी कांग्रेस और कॉकरोच का मुद्दा एक ही है, तो फिर अलग अलग क्यों है। आप भी मुद्दों पर समर्थन कर सकते हैं, कह सकते हैं कि हम आपके मुद्दे के साथ हैं, और उससे भी महत्वपूर्ण बात, आप स्पेस क्यों दे रहे हैं। आम आदमी पार्टी को लेकर लगातार कांग्रेसी कहते हैं कि उसने दिल्ली में भाजपा को स्थापित कराया, इसके बाद पंजाब में कांग्रेस को हराया, गुजरात में कांग्रेस को हराया। सवाल है कि राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ में तो आम आदमी पार्टी नहीं थी, वहां किसने हराया। जहां आपका सीधे मुकाबला भाजपा से होता है वहां तो आप हारते ही हैं, लगातार हारते हुए दिख रहे हैं। इसके अलावा यही कांग्रेसी अपनी ही विचारधारा की पार्टियों की हार पर खुशी मनाते हैं।
केरल में देखिए, वहां पर जब इन्हीं की विचारधारा की पार्टी हार गई तो फिर उस पर ताली बजाने लगे। ममता बनर्जी हार गई, उनकी पार्टी टूट रही, तब भी कुछ कांग्रेसी ताली बजा रहे हैं। तो जब आप अपने विचारधारा वालों के साथ इस तरीके से व्यवहार करेंगे और फिर अपनी हार के लिए दूसरों को बी टीम बताएंगे तो कैसे काम चलेगा। आम आदमी पार्टी के लगभग सभी बड़े नेताओं को जेल में रखा गया महीनों महीनों तक, मगर फिर भी आप उन्हें बी पार्टी कहते हैं, खुद स्पेस देते हैं दूसरी पार्टियों को घुसने की, और जब कोई घुसने लगता है तो कहते हैं कि देखो ये भाजपा की बी पार्टी है। सवाल है कि अगर कॉकरोच पार्टी विपक्ष का स्पेस घेरने की कोशिश कर रही है तो फिर कांग्रेस स्पेस दे क्यों रही है। और ध्यान रखिएगा, पश्चिम बंगाल में टीएमसी का होता हुआ समापन दिखे या कॉकरोच जनता पार्टी का उभार, इन दोनों के केंद्र में सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस सूर्यकांत है। उन्हीं के बयान के बाद कॉकरोच पार्टी बनी और उन्हीं की अदालती कार्रवाई के बाद पश्चिम बंगाल में ये सारी गतिविधियां हुई हैं। बाकी हमें पूरी उम्मीद है कि हमारे चीफ जस्टिस भारतीय लोकतंत्र को ऐसे ही मजबूत करते रहेंगे, उन पर पूरा भरोसा है। इस मामले पर अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। वीडियो पसंद आए तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाएं। पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।